Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss Lord of the Flies by William Golding. So first थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं विलियम गोल्डिंग की. So विलियम गोल्डिंग was born in 1911 और ये जो है वो कॉर्नवॉल इंग्लैंड में पैदा हुए थे. इनके फादर जो है वो स्कूल मास्टर थे और इनकी मदर जो है वो किसी वेमेन की मूवमेंट में वो उसमें इंगेज थी, जैसे हमारे यहाँ होते हैं लाइक वुमेन राइट्स मूवमेंट, इस तरह से. और विलियम गोल्डिंग ने पहले जो है वो स्कूल में कुछ साइंस वगैरह पढ़ी ऑक्सफोर्ड में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो है वो अपने फादर का प्रोफेशन ही चूज़ कर लिया था. मीन स्कूल मास्टर वो भी बन गए थे. बट इसके थोड़ा सा दरमियानी अरसे में, इससे पहले उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में रॉयल नेवी में जो है वो कुछ अरसा सर्विस की. और ये उन्हीं मतलब जब वो वहाँ पे उस में थे नेवी में, तो उस वक्त उनके माइंड पे जो है वो एक ऐसा इफ़ेक्ट हुआ उस वॉर का कि उन्होंने जो है वो ये नावल लिखा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़. और कुछ और भी उनके नावल जो है वो उनमें भी इसी तरह से जो है वो उन्होंने ईवल के बारे में बताया. मीन्स के वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से इंसान की नेचर है और किस तरह से इंसान जो है वो दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसको मीन्स पावर गेन करने के लिए इंसान कितना भूखा है, वो ये बताना चाहता है. फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो स्कूल मास्टर के तौर पे ज्वाइन कर लिया था स्कूल. और इसी दौरान उन्होंने बॉयज़ की नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया कि इन सम जो है वो सर्कमस्टांसिस में कुछ जो है वो जब इस तरह से फियर हो तो बॉयज़ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं. उनकी यही नेचर इस नावल में बताई गई है बॉयज़ की. और फिर इनका ये जो है वो जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज था, ये इनका फर्स्ट नावल था जो कि 1954 में पब्लिश हुआ. और ये जो है वो कुछ इतना मतलब उनको सफ़र करना पड़ा था. पहले ये नहीं था कि उनका मतलब जैसे फ़ौरन ही पब्लिश हो गया था. पहले वो एक पब्लिशर के पास गए तो उन्होंने जब इस नावल को पढ़ा तो उन्होंने व्यूज़ ये दिए कि ये बहुत डल है नावल, और वो कहते हैं कि ये मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नावल जो है वो पब्लिश किया जा सके. बट देन अगेन जो है वो दूसरी दफ़ा जब वो दफ़ा गया तो उनसे जो है फिर ये नावल पब्लिश करा लिया गया. देन इसी नावल की वजह से विलियम गोल्डिंग को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था 1983 में. नेक्स्ट जो है वो इस नावल का विलियम गोल्डिंग कहते हैं कि उनका ये फेवरेट नावल नहीं है. मींस वो कहते हैं कि मैं इस नावल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बल्कि वो कहते हैं जो मेरा सेकंड नावल था द इनहेरिटर्स, वो कहते हैं मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. और ये इनकी एक जो है वो इंटरव्यू में उन्होंने लाइन कही थी द इनहेरिटर्स के बारे में. वो कहते हैं कि इट इज़ द बुक दैट आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड अबाउट. और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ की वो कहते हैं 5 मिलियन कॉपीज़ जो है वो उसी वक्त जो है वो ये बिक चुकी थी पब्लिश होने के फ़ौरन बाद ही. मींस कि उनका ये काफ़ी जो है वो अच्छा नावल था. और इसके अलावा जो है वो विलियम गोल्डिंग ने इंडिया भी उन्होंने विज़िट किया था 1987 में. और वो कहते हैं जब वो वापस गए तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ है ये ग्रीफ़ के बारे में है, जो यहाँ पे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया. तो वो कहते हैं ये नावल दिस नावल इज़ अबाउट ग्रीफ़ एंड ग्रीफ़. अच्छा, देन इसके बाद जो है वो जब ये नावल पब्लिश कराने के लिए गए तो इसके लिए इससे पहले इस नावल का नेम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ नहीं था. ये बाद में उनको जो है वो पब्लिशर्स ने ये कहा कि आप कुछ चेंजेस कर लें, और उन चेंजेस में उन्होंने कहा कि आप इस नावल का जो है वो नेम भी चेंज करें. तो इससे पहले उन्होंने नावल का नेम रखा था द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम विद इन, बट बाद में उन्होंने जो है वो चेंज किया लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़. देन स्टार्ट करते हैं इसकी समरी, बट पहले जो है वो थोड़े से कैरेक्टर्स देख लेते हैं. इसमें फ़र्स्ट कैरेक्टर है रैल्फ का. रैल्फ जो कि कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस नावल का. और ये डिपिक्ट करता है गुडनेस को, इंसान की अच्छी नेचर को, रूल्स को और डेमोक्रेसी को, कि किस तरह से जो है वो डेमोक्रेसी डेवलप होती है या किस तरह से किसी की अच्छी नेचर को ही जो है वो लीडर होता है. नेक्स्ट इसके बाद सेकंड कैरेक्टर है जैक. जैक जो है वो एंटेगनिस्ट है. ये थोड़ा सा जो है वो इंसान की बुरी नेचर ईवल को रिप्रेजेंट करता है. ये हम नेक्स्ट समरी में देखेंगे. नेक्स्ट वन कैरेक्टर है पिगी. पिगी बहुत क्लोज होता है रैल्फ के, और पिगी थोड़ा सा हेल्दी होता है. इसके अलावा इसकी आई साइट वीक होती है तो ये चश्मा पहनता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है साइमन का. साइमन जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ कैरेक्टर है.
और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और समटाइम्स ये जो है वो अकेला चला जाता है वहाँ पे जंगल में। कुछ मीन्स वो तन्हाई पसंद भी है। जब वो कहीं से दुनिया से तंग आ जाता है तो वो ख़ुद को अकेला कर लेता है। नेक्स्ट वन है रॉजर। और रॉजर भी जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जैक को सपोर्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा ये जो है वो जिस नावल में ना उन्होंने कैरेक्टर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। एक है लिटलन्स। अब रॉजर जो है वो ये लिटलन्स को बहुत तंग करता है। लिटलन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जिसमें वो रखते हैं छोटे बच्चों को जिनकी एज जो है वो अंडर 6 होती है। 6 ईयर की एज तक के वो बच्चों को इसमें लिटलन्स में रखते हैं और रॉजर इनको बहुत तंग करता है। इसमें 2 ट्विंस भी होते हैं लिटलन्स में, सैम एंड एरिक। नेक्स्ट ग्रुप होता है बिगिंस का, जिसमें 12 ईयर्स की एज तक जो है वो बच्चों को रखा जाता है। तो ये उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और रैल्फ की एज जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी एज भी 12 ईयर्स होती है ऑलमोस्ट। अच्छा, स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है रैल्फ से। जब रैल्फ खड़ा होता है एक आइलैंड पे वो खड़ा होता है और वहाँ पे पहले वो अकेला होता है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको एक फैट बॉय ज्वाइन कर लेता है जो कि था पिगी थोड़ा सा हेल्दी होता है वो, फिर उसके बाद आके उसको ज्वाइन करते हैं, फिर वो आपस में बातों में लग जाते हैं। और ये नावल है थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में, बिकॉज़ विलियम गोल्डिंग जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर देख चुके थे, तो वो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें क्या क्या जो है वो इंसान सोच सकता है। तो इसमें जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का कंसेप्ट था कि वो कहते हैं कि जब ये नावल स्टार्ट होता है तो इंग्लैंड में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और उसमें फिर कुछ जो है वो जो एल्डर्स होते हैं वहाँ पे यूरोप में वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को वो किसी और जगह पे कहीं बहुत दूर जाके छोड़ के वो कहते हैं हम आ जाएंगे ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो एक प्लेन होता है, वो कुछ स्कूल बॉयज़ को लेके जा रहा होता है, तो वहाँ पे जब वो एक आइलैंड के करीब पहुँचता है तो उस पर अटैक हो जाता है। तो वहीं पे वो प्लेन जो है वो बच्चों को छोड़ देते हैं और ख़ुद जो है वो कहीं वो मींस जो पायलट होता है उसकी डेथ हो जाती है या वो कहाँ चला जाता है ये कुछ पता नहीं होता। तो अब ये बॉयज़ एक आइलैंड पे अकेले रह जाते हैं। तो वहाँ पे पहले रैल्फ होता है, फिर वो बातें कर रहा होता है पिगी के साथ। ये 2 कैरेक्टर सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आते हैं। फिर ये जब बातें कर रहे होते हैं पिगी एंड रैल्फ, तो पिगी उसको कहता है रैल्फ को कि उसका जो है वो अस्थमा का प्रॉब्लम है और वो थोड़ा सा मींस के बीमार रहता है, और वो कहता है कि आप बॉयज़ को मेरा नेम नहीं बताना, दे विल रेडिक्यूल मी। तो यही होता है कि जब बॉयज़ को पता चलता है तो वो इसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। देन फिर जब रैल्फ एंड पिगी वहाँ पे होते हैं तो वो वहाँ पे जब इधर उधर फिर रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक जगह पे एक कॉन्च मिलता है, एक सी शैल मिलता है। तो वो उसको पिगी बताता है कि इसको अगर हम बजाएं तो इससे एक आवाज़ निकलती है और वो कहते हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूर दराज जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बुलाने के लिए। तो रैल्फ क्या करता है, वही वो कॉन्च बजाता है जिसकी वजह से बाकी बॉयज़ जो इधर उधर फिर रहे होते हैं वो सब वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो पिगी उसको काफ़ी इसकी हेल्प करता है इस चीज़ में। वो इसको ये शो करता है कि पिगी जो था उसकी नेचर थोड़ी सी साइंटिफिक थी, उसके पास जो है वो इस तरह की अच्छी नॉलेज थी। और जब बॉयज़ बाकी आते हैं तो वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो जैक लड़का होता है जो कि विलन हम कह सकते हैं जिसको, वो पिगी का जब वो नेम सुनता है तो वो कहता है पिगी नहीं, ये जो है वो फैटी है, बिकॉज़ वो हेल्दी होता है थोड़ा सा। तो ये जैक उसका मजाक उड़ाता है। पहले सारे बॉयज़ उसके नेम पिगी पे हंसते हैं, फिर जब मतलब बाद में जैक उसको नेम देता है फैटी का, तो देन भी उसका बेचारे का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। देन यहीं पे जो है वो एक नेचर शो हो रही होती है जैक की टूवर्ड्स पिगी, और जो है वो उसकी नेचर के किस तरह से वो दूसरों को टीज़ करने वाला आदमी जो है वो बच्चा है। नेक्स्ट फिर वहाँ पे फिर सब डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो रॉल्फ फिर ये कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि अपना एक लीडर चुन लेते हैं, बिकॉज़ वो कहते हैं यहाँ पे कोई बड़ा आदमी नहीं है जो हमें गाइड कर सके, जो हमें सपोर्ट कर सके, जो हमें कुछ बता सके। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि एक लीडर इन्हीं बॉयज़ में से चुन लेते हैं। देन जैक खुद को पेश करता है कि मैं जो है वो लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। बट रैल्फ कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम वोटिंग करेंगे, उससे जो सिलेक्ट होगा लीडर तो वही लीडर होगा। देन सपोर्ट वोटिंग होती है, तो वोटिंग में जो है वो रैल्फ उनका लीडर बन जाता है। फिर रैल्फ क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं जिनको हम डिफरेंट
काम जो है वो असाइन करेंगे, डिफरेंट टास्क उनको देंगे। तो उसमें वो एक हंटर्स का ग्रुप बनाता है जिसका लीडर जो है वो बन जाता है जैक। और बाकी किसी का किसी के ज़िम्मे वो लगा देता है कि आपने यहाँ पे हट्स बनानी है, किसी के ज़िम्मे वो डिफरेंट काम लगा देता है। इस तरह से फिर वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। देन वो वहीं पे डिसाइड करते हैं। रैल्फ कहता है कि अब हमने जो है वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमने ये कोशिश करनी है कि कोई हमें यहाँ पे बचाने आए, रेस्क्यू करने आए। तो वो ये सोचता है कि माउंटेन टॉप पे हम वहाँ पे आग जला देते हैं, तो वहाँ से जो स्मोक उठेगा और जो धुआं होगा उससे मे बी साथ कहीं कोई शिप गुजरे तो वो उस धुएं को देख के हमें बचाने के लिए आ जाएं। तो वो वहाँ पे फिर उनकी ड्यूटी लगा देता है, जिसको जो है वो जैक ही उसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने चेक करना है कि वहाँ पे आग जल रही है या नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट रैल्फ, अच्छा अब रैल्फ के क्योंकि उसके ज़िम्मे एक जो है वो ये भी होता है हंटिंग करना, कि उन्होंने जो है वो पिग्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ वो लेके आते हैं और उससे जो है वो फिर वो उनके खाने का बंदोबस्त होगा। तो अब तो अब वहाँ पे जो है वो, सॉरी रैल्फ नहीं, जैक। तो जैक एक दफ़ा एक पिग को देखता है और वो अपना निशाना मिस कर देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। और वो कहता है नेक्स्ट टाइम मैं जहाँ भी कहीं कोई पिग देखूँगा तो मैं उसका लाजमी जो है वो शिकार करूँगा, उसको लाजमी जो है वो यहाँ पे लेके आऊँगा। देन वो मीन्स इस तरह से हंटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता। और फिर वो कहते हैं कि वहीं पे एक दिन शिप वहाँ से गुज़र रहा होता है तो वहाँ पे आग उस दिन नहीं जल रही होती। मीन्स इट वाज अ नेग्लिजेंस ऑफ जैक, कि उसने जो है वो हंटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दी। और वो कहता है जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि उनको किसी तरह से कोई बचा ले। तो वहाँ पे जब शिप कोई गुज़र जाता है तो वो उनको नहीं बचा पाता, जिसकी वजह से रैल्फ को बहुत गुस्सा आता है और वो एक मीटिंग जो है वो बुलाते हैं, जिसमें वो जैक को थोड़ा सा डांटता है कि आपने इस तरह से वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, आपने जो है वो आग की उसका ख्याल नहीं किया और आप हंटिंग में जो है वो बिज़ी हो गए। और एट द स्पॉट उसी वक्त जो है वो जैक एक पिग लेके आता है, तो वहीं पे वो खुशी मना रहे होते हैं। और वहीं पे जैक और उसके बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो वहाँ पे अ काइंड ऑफ डांस करते हैं, जैसे जो है वो कहते हैं पुराने ज़माने के लोग किया करते थे कि छोटी सी कोई चीज़ हो तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने खुशी मनाना शुरू कर दिया या इस तरह से खेलना शुरू कर दिया जंगलियों की तरह। तो वहीं पे ये फिर डांस वगैरह कर रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वहीं पे जब उसको रैल्फ डांटता है तो वो गुस्से में जैक पिगी को मार देता है। और वहीं पे मीन्स उसको फेस पे मारता है तो उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और उसकी एक साइड जो है वो टूट जाती है। अब पिगी की आई साइड बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो वो अब उसके लिए देखने के लिए एक आँख ही बच गई, अब वो दूसरी आँख से नहीं देख सकता। लेकिन फिर वो फ़ौरन ही जैक जो है वो अपोलोजाइज़ कर लेता है पिगी से भी और रैल्फ से भी, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में नाकाम हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जब वो आग जला रहे होते हैं तो इस जहाँ पे जो है वो उनके पास कोई मैच बॉक्स नहीं होता, तो वो क्या करते हैं जो पिगी की ग्लासेस होती हैं वही यूज़ करके वहाँ पे आग जलाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो फिर वहाँ पे नेक्स्ट कॉटेजेस हट्स बनाई जाती हैं ताकि वो वहाँ पे सेफली रह सकें। बिकॉज़ वो जो लिटलन्स का ग्रुप था वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे किसी बीस्ट को देखा है, तो वो थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। हालांकि वो उनको रैल्फ और बड़े बच्चे समझाते हैं कि ऐसा कोई बीस्ट नहीं है, बट फिर भी वो डरे हुए होते हैं। फिर सब ये डिसाइड करते हैं कि कोई हट्स बना लें वहाँ पे ताकि वो ईज़िली रह सकें। देन वो 2 हट्स बनाते हैं और थर्ड पे जो है वो बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो खेल कूद में लग जाते हैं। तो वहाँ पे फिर एंड पे रैल्फ एंड साइमन ये दो जो है वो बना रहे होते हैं थर्ड हट। फिर बाकी सब जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो रैल्फ को भी यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि हम दो बना रहे हैं और बाकी सब जो है वो खेल में बिज़ी हो गए हैं। देन उसके बाद जैक जो हंटिंग में बिज़ी था वो क्या करता है, वो अपने उस शिकार के लिए वो कहते हैं अपने फेसेस को हम पेंट कर लेते हैं। तो फिर वो अपने फेसेस को रेड वाइट पेंट कर लेते हैं ताकि पिग उनको देख के पहचान ना सके, मीन्स उनको शिकार करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो वहाँ पे वो अपने फेसेस को पेंट कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपस में जब खेलते हैं उस तो वो आपस में एक खेल नेक्स्ट जो है वो खेलते हैं कि एक उसमें से बच्चों में से एक बच्चा जो है वो पिग बनता है, फिर बाकी सब उसके अराउंड सर्कल बना लेते हैं और उसको जो है वो टीज़ करते हैं, तंग करते हैं।
मीन्स ये उनके लिए जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ गेम। जिनको रैल्फ इतना पसंद नहीं करता, वो ये सोचता है कि ये जो है वो कोई अच्छी गेम नहीं है, बट स्टिल जैक और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो इसको ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और इस तरह से वो जो उनके दरमियान में बंदा होता है, जो पिग बनता है, वो उसको काफ़ी मारते भी हैं। देन अगेन जो लिटलैंड्स होते हैं वो थोड़ा सा डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई बीस्ट है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक रात जब इन दो लिटलैंड्स की ड्यूटी होती है कि उन्होंने आग पे वहाँ पे उन्होंने आग जलाए रखनी है लिटलैंड्स की, तो वहाँ पे ये होता है कि वो उसमें अकेले बैठे होते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं और वो टॉप ऑफ द माउंटेन टॉप पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे उनकी आँख लग जाती है, वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। और उसी टाइम वहाँ पे जो है वो कोई प्लेन गुजर रहा होता है, तो एक आदमी जब वो नीचे कोई स्मोक वगैरह देखता है तो वो पैराशूट से नीचे जो है वो लैंड करता है। बट ये जो टू लिटलेंस थे, ये सो जाते, इनकी आंख लग जाती तो वो उसको देख नहीं पाते। बट जैसे ही वो आदमी नीचे गिरता है तो वो कहीं दरख्त के साथ कहीं उसका पैराशूट भी अटक जाता है और वो ख़ुद भी वहीं पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो नीचे आता है तो वह उस वक्त इन दोनों की आंख खुल जाती है और वो डर जाते हैं। और वो जो पैराशूट था वो जब दरख्त के साथ लटकता है तो उसमें उसके से जब वो हिलता है थोड़ा बहुत, तो तेज़ हवा की वजह से वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। इस साउंड से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भाग के चले जाते हैं बाकी अपने मेंबर्स को बताने के लिए कि यहाँ पे बीस्ट है और बीस्ट ने हम पे हमला कर दिया है। देन वो एक सर्च करते हैं, रैल्फ, जैक और उनके कुछ फ्रेंड्स, कि हम बीस्ट को तलाश करते हैं कि क्या वाकई है। तो वो वहाँ पे कुछ इधर उधर जाते हैं, ढूंढते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो उस दरख्त के साथ देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये पैराशूट नहीं है, ये कोई एप वगैरह है, मींस जिसको वो दो लिटलन्स बीस्ट समझ रहे थे। देन वो छोड़ देते हैं। जब वापस आते हैं ये दोनों, तो अब जैक जो है वो पहले ही, क्योंकि वो रैल्फ से काफ़ी तंग आ चुका था और वो उसको रास्ते से हटाना चाहता था। और यहाँ पे ये शो करता है कि किस तरह से पावर गेन करने के लिए एक इंसान यूज़ करता है दूसरे इंसान को, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। तो जैक बिकॉज पहले वो मेंबर था उन हंटर्स के ग्रुप का, अब वो चाहता है कि वो सब कि सारे ओवरऑल बच्चों का जो है वो लीडर बन जाए। तो वो सबसे कहता है कि रैल्फ जो है वो ही इज़ कावर्ड और वो इस काबिल नहीं है कि हमारा लीडर हो, बिकॉज वो कहता है ये तो सिर्फ ऑर्डर देता है, बाकी सारे काम तो हम करते हैं। देन वो उनसे अलग हो जाता है सारे बच्चों से और कहता है जो जो मुझे फॉलो करना चाहता है तो वो मुझे फॉलो करे और मुझे अपना लीडर मान ले। तो वो साइड पे चला जाता है और कहता है कि जिसने मुझे फॉलो करना है वो वहाँ पे आ जाए। मीन्स वो अपने एक अलग सा हेडक्वार्टर या ऑफिस टाइप या अपना जो है वो एक अलग ग्रुप बनाना चाहता है। तो वहीं पे अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उधर ही चले जाते हैं और वहाँ पे पीछे रह जाते हैं रैल्फ, लिटलन्स एंड पिगी। तो रैल्फ उनको कहता है कि बजाय अब जो है वो माउंटेन की टॉप पे जाने के लिए, आग जो है वो जलाने के लिए बेहतर है कि हम इधर ही साइड पे जला लेते हैं, तो यहाँ से भी जो है वो हमें ईजी होगा। क्योंकि वहाँ पे वो अब बीस्ट से उनको थोड़ा सा डर लगता था, तो वो नीचे उधर ही साथ ही आग जला लेते हैं ताकि शिप गुजरेगी तो उनको फिर भी स्मोक वो कहते हैं नज़र आएगा। देन इसी तरह से फिर बाकी मेंबर्स भी जो होते हैं वो चले जाते हैं, तो यही दो तीन वहाँ पे बच जाते हैं। देन क्या होता है कि उसी दिन जो होता है जैक, वो शिकार करता है पिग का, किसी बड़े पिग का वो शिकार करता है। तो वो शाम को जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इंसिडेंट भी होता है कि जैक जब वो शिकार करता है बड़े पिग का, तो अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो उसको रोस्ट कर सकें। तो अब वो और उसके कुछ मेंबर्स जाते हैं, वो पिगी से अपनी उसकी मीन्स वहाँ पे जहाँ पे ये आग वगैरह इन्होंने जलाई होती है, तो वो वहाँ पे जाते हैं लेने के लिए वो जो कुछ लकड़ियाँ वगैरह जल रही होती हैं। तो वो दो तीन वहाँ से उठा के ले आते हैं कि इस तरह से हम आग जलाएंगे। बट क्या करते हैं वो, यहीं पे जो है वो उनकी थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाती है, तो वो वापस चले जाते हैं वहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं पिग। इसके अलावा जो है वो फिर जो उसका सर होता है पिग का, वो उसको जैक किसी लकड़ी पे लटका के कहीं पे साइड पे लटका लेता है और कहता है ये कि हमने ये सर जो है वो ये दिया है डेविल को, बीस्ट को एज अ गिफ्ट। तो वहाँ पे वो जो पिग का सर होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है। तो साइमन वहाँ पे क्योंकि अकेला बैठा होता है, अब ये सारे ग्रुप से दोनों से अलग हो चुका है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो तन्हाई में टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो वहाँ पे उसके इर्द गिर्द बहुत सारी फ्लाइज इकट्ठी हो जाती हैं। तो साइमन जब वहाँ पे बैठा होता है तो वो जो है वो देखता है कि ये, वो कहते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है
और वो उसको लगता है कि ये इससे बातें कर रहा है साइमन से। और वो साइमन को कहते हैं कि बीस्ट जो है वो कोई चीज़ नहीं है और बीस्ट इज़ विद इन ह्यूमंस, कि ये आप लोगों के अंदर ही है और इससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। तो साइमन वहाँ पे थोड़ी सी डर की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब वो कॉन्शियस में आता है, होश संभालता है, तो वो कहता है मैं भाग के जाता हूँ उनको बताने के लिए। तो जैसे वो रास्ते में जा रहा होता है, फिर वो उस पैराशूट को भी देखता है जो लटका होता है एक दरख्त के साथ, और वो डेड बॉडी भी देखता है उस पैराशूटिस्ट की नीचे पड़ी होती है। तो वो उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो है वो इंसिडेंट इस तरह से हुआ था जिसको वो बीस्ट समझ रहे थे। तो वो कहते हैं कोई बीस्ट नहीं है। तो वो एक्साइटेड होता है कि बाकी मैं सबको जाके बताऊँ, तो वो भाग के उनकी तरफ जा रहा होता है। और फिर वहाँ पे इसी दौरान में जो जैक होता है, जैसे वो हंट करता है, तो वहाँ पे अब उन्होंने वो रोस्ट कर लिया है पिग। तो वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और साथ ही जो है वो रैल्फ और उसके फ्रेंड्स को भी वो इनवाइट करते हैं कि वो लोग आ जाएं। फिर वो भी वहाँ पे चले जाते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। देन वो खाने के बाद फिर वो अगेन वही मॉक हंट वाला खेल खेलते हैं कि एक पिग बनेंगे और बाकी सारे उसके गिर्द इकट्ठे होकर उसको मारेंगे और खेलेंगे। और वो इसी खेल के दौरान जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं वर्ड्स, किल द पिग, कट हिज थ्रोट, बैश हिम इन। इसी तरह से वो खेल रहे होते हैं। तो वहीं पे भाग के अब साइमन आ रहा होता है, और साइमन को देख के वो ये समझते हैं कि ये बीस्ट है। तो उस पर सब टूट पड़ते हैं और उसको वहीं पे मार देते हैं, और उसकी साइमन की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब इसी चीज़ में रैल्फ नाराज़ होता है उनसे, रैल्फ और पिगी, और वो इनसे फिर अलग हो जाते हैं, अकेले चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये शो करता है रैल्फ की नेचर को, कि अब देखें जैसे ही वो लीडर बना है तो उसने किस तरह से दूसरों को टीज़ करना शुरू कर दिए, किस तरह से उसकी वजह से एक इंसान की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसी तरह से कंटिन्यू होता है कुछ देर के लिए, एंड देन अच्छा, इसी दौरान में फिर एक इंसिडेंट में वो पिगी से ग्लासेस भी छीन ली जाती हैं कि उनसे जो है वो ये आग जलाई जा सके। बिकॉज़ यहाँ पे इस आइलैंड पे दो सिंबल थे पावर के, एक वो कॉन्च जो सबसे पहले पिगी और रैल्फ को मिली थी, और उसके बाद पिगी की ग्लासेस, बिकॉज़ इसकी वजह से जो है वो आग जलाते थे। तो रैल्फ ये सोचता है कि अब ये चीज़ें मेरे कब्ज़े में आनी चाहिए। तो वो सोचता है कि अब मैं पिगी की ग्लासेस और ये जो है वो कॉन्च ये अपने अंडर कर लूँगा। तो वहाँ पे जब पिगी एंड रैल्फ जब जाते हैं उनकी तरफ, तो वो मतलब फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। बट क्या होता है, जैक और उसके कुछ साथी जो है वो पिगी से उसकी ग्लासेस छीन लेते हैं। तो अब रैल्फ और पिगी जो है वो अब सोच रहे होते हैं, काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम जाते हैं जैक से, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो वापस कर दे, बिकॉज पिगी को तो अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बट जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पे जैक जो है वो पहले ही ऑलरेडी वो उसकी रैल्फ के साथ नहीं बनती, काफ़ी पहले भी वो मतलब इस तरह से थोड़ी बहुत उनके दरमियान हो जाती है। तो अब जब वो जाते हैं तो जैक उनको वापस नहीं करता और थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वहीं पे जो है वो एक और इंसिडेंट होता है कि वहाँ पे एक बोल्डर होता है, बोल्डर कहते हैं बिग स्टोन को, बड़ा सा पत्थर होता है जो उन्होंने चोटी के साथ लटकाया होता है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा या इस तरह से तो हम उसको इससे मार देंगे। फिर रॉजर क्योंकि वो वहाँ पे खड़ा होता है तो वहीं से वो उस पत्थर को नीचे गिराता है जो कि आके पिगी को लगता है, और पिगी की वहीं पे डेथ हो जाती है। और उसके हाथ में वो कॉन्च जो है होती है, जो शैल होती है, वो भी नीचे टूट कर गिर जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पिगी की भी डेथ हो जाती है यहीं पर। अब बिकॉज रैल्फ जो लिटलन्स थे, वो लिटलन्स को भी जैक जो है वो अपने अंडर कर लेता है, उनको पहले बांध देता है और फिर उनको कहता है कि उसे सपोर्ट किया जाए। तो वो फिर जाहिर है बिकॉज वो डर जाते हैं, उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं होती, तो वो जैक को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे फिर अब रैल्फ रह जाता है अकेला। तो रैल्फ वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और ख़ुद कहीं जो है वो छुप जाता है। तो जैक अपने कुछ हंटर्स को भेजता है कि जाएं उसको ढूंढें। तो यहाँ पे ये भी जो है वो एक ह्यूमन नेचर शो हो रही होती है कि किस तरह से जो सब ग्रुप के मेंबर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता जैक की साइड पे होकर उन्होंने उसको अपना लीडर बना लिया। बिकॉज इंसान जहाँ पे पावर देखता है तो उसी के साथ हो जाता है, वो ये नहीं सोचता कि कौन ठीक है और कौन गलत है। अब बिकॉज यहाँ पे रैल्फ ठीक था और जैक जो है वो गलत था, वो बैड ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और रैल्फ जो है वो गुड नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट क्या होता है कि सारे जो है वो जैक की साइड पे चले जाते हैं, बिकॉज जैक उनको कहते हैं कि मैं पहले भी सबको खाना दे रहा हूँ और नेक्स्ट भी दूंगा। तो वो सब उसकी तरफ चले जाते हैं और सब ये देखते हैं जबकि उसके पास जैक के पास अब पावर है या वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, तो वो उसके पास चले जाते हैं। मीन्स वो अपना फ़ायदा देखते हैं,
वो उनको एक बुराई अट्रैक्ट करती है इंसान को, वो कहते हैं, और वो रैल्फ को छोड़ देते हैं। हालांकि रैल्फ ठीक होता है और वो जैक गलत होता है, जिसकी वजह से दो बच्चों की डेथ भी हो जाती है। चलें, उसके बाद जो है वो फिर रैल्फ वहाँ से भाग जाता है, कहीं वो इधर उधर छुप जाता है। जैक के अब जो हंटर्स थे वो कहते हैं वो एक इंसान का अब शिकार करने लगे हैं। मतलब वो कहते हैं कि इंसान किस तरह से जो है वो जंगली बन जाता है, किस तरह से सेविज बन जाता है, कि वो इतनी अच्छी सोसाइटी से आए थे, सिविलाइज्ड, वो जैसे यूरोपियंस खुद को कंसीडर करते हैं, तो वो कहते हैं वो इंग्लैंड जो इतना सिविलाइज्ड था, जो इतनी अच्छी फैमिली से बच्चे आए थे, वो किस तरह से अब सेविज बन गए हैं। तो रैल्फ कहीं पे छुप जाता है। अब जैक कहता है सबको कि आप ऐसा करें कि वहाँ पे जंगल है उसको आग लगा दे, तो रैल्फ जहाँ भी वो कहते हैं छुपा होगा, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर खुद ही वो बाहर निकल आएगा। तो अब जो है वो थोड़ा सा रैल्फ थक जाता है और वहाँ पे उसकी आँख लग जाती है जहाँ पे वो छुपा होता है। बट क्या होता है कि वहाँ पे फिर ये जो जब आग लगती है तो स्मोक की वजह से वो उठता है और देखता है और भागता है। वो अब सोचता है कि मैं फिर जैक के पास चला जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अनदर चॉइस। तो जैसे वो भाग रहा होता है, तो अभी वो कंफ्यूज होता है कि मैं उसके पास जाऊं, तो वो सोच रहा होता है कि मैं चला जाता हूं उनके पास। तो वो वहाँ से फिर देखता है कि वो जो जैक के हंटर्स थे काफ़ी, वो भी उसके पीछे आ रहे हैं, उन्होंने उसको अब ढूंढ लिया है, और उन सब के फेसेस पेंट होते हैं, उनके हाथों में जो है वो इस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं, डंडे वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो एक मतलब पिक्चर में जो है वो दे रहे होते हैं, एक बता रहे होते हैं सेवेजरी के बारे में कि किस तरह से जैसे पहले इंसान जंगली थे, ये भी अब इसी तरह से बन गए हैं। तो रैल्फ वहाँ से जब वैसे भाग रहा होता है, तो वहाँ पे फिर उसके सामने नेवल ऑफिसर आ जाता है। अब ये जो है वो नेवल ऑफिसर वो वहाँ पे आता है, वो जो स्मोक था, जो वहाँ पे आग लगी हुई थी, तो वो कहता है उस स्मोक को देख के मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे कोई जो है वो प्रॉब्लम है, तो मे भी किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। तो अब नेवल ऑफिसर वहाँ पे पहुँच जाता है, वो रैल्फ को देखता है, और फिर बाकी तब तक वहाँ पर जैक के हंटर्स भी आ जाते हैं, तो वो सबको देख कर हैरान हो जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल जो है वो सेविज बन गए हैं। फिर रैल्फ वहीं पे रोने लगता है, और जो जैक के हंटर्स थे जो पीछा कर रहे थे रैल्फ का, वो भी रो रहे होते हैं। और यहाँ पे राइटर हमें बता रहा होता है कि रैल्फ जो है वो इस वजह से रोता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ, या फिर वो इस वजह से भी रो रहा होता है कि किस तरह से उसने इंसान की बुरी नेचर को ढूंढ लिया, किस तरह से उसने जो है वो रियलिटी को इतने करीब से देख लिया है। तो वहाँ पे फिर नेवल ऑफिसर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, बिकॉज सब बच्चे अब रो रहे होते हैं, तो वो ये सोचता है कि सब जो है वो रो लें और ज़रा बेटर कंडीशन में आ जाएं, देन वो उनको रेस्क्यू कर लेता है, और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।